नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक। हम आज इस पाठ के अंदर रेशों से वस्त्र तक पढ़ेंगे कि जो रेशे होते हैं उससे वस्त्र कैसे बनते हैं या वो रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जांतव रेशे, हम उसके बारे में देखेंगे कि जांतव रेशे किसे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, यानी ऐसे रेशे जो हमने जंतुओं से प्राप्त किए उन्हें जांतव रेशे कहेंगे। जैसे रेशम और ऊन। रेशम को हम रेशम कीट के द्वारा प्राप्त करते हैं और ऊन को हम भेड़ या ऊंट के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिए इन रेशों को हम जांतव रेशों के नाम से जानेंगे। हमारे पास सबसे पहले टॉपिक होगा ऊन। वैसे बाज़ार के अंदर देखे जाए तो जो ऊन हमें प्राप्त होती है वो ऊन ज़्यादातर भेड़ों की होती है, लेकिन कुछ ऊन ऐसी भी है जो कृत्रिम है और जो प्योर ऊन से कुछ सस्ती और होती है। लेकिन आज हम यहाँ ऊन के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से जानवरों से ऊन प्राप्त होती है। सबसे पहले कि सामान्यतः ऊन भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है। जो हमें बाज़ार में जो ऊन मिलती है वो नॉर्मल होती है कि जो भेड़ों की होती है, और भेड़ें अनेक प्रकार की नस्लों में अनेक जगह पाई जाती है। फिर है याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो याक है उसकी ऊन सबसे ज़्यादा तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। फिर है बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है, और जो बकरी होती है उनके बालों से भी ऊन प्राप्त होती है, लेकिन नॉर्मल ये नहीं कि हमारे जो यहाँ पे बकरियाँ पाई जाती हैं उनसे ऊन हो। क्या है कि जो जम्मू अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। एक अंगोरा नाम की ऊन होती है, उसे अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती है उनसे प्राप्त करते हैं, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। वो वहाँ पे पाई जाने वाली बकरियां होती है और उनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ऊँट के शरीर पर जो बाल होते हैं उनका उपयोग भी हम ऊन बनाने के लिए करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। ये भी एक जानवर है जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। अब है पश्मीना शोले। पश्मीना शोले क्या है उसके बारे में देखो। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं, यानी जो कश्मीरी बकरी हमने अभी पढ़ा है अंगोरा बकरी, उसकी जो त्वचा होती है उसके पास एकदम मुलायम बाल होते हैं जिन्हें फर या फिर बर्ग भी कहते हैं। इनसे बेहतरीन शोले बनाए जाते हैं, इनसे बेहतरीन शोले चादरें बनाई जाती है, उन्हें पश्मीना शोले कहते हैं और वो पश्मीना शोलों के नाम से प्रचलित है। फिर है कि हमें ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए उन्हें भेड़ों को और पालना होता है। तो देखते हैं कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। ऊन प्राप्त हमें भेड़ों से होती है और भेड़ों को बड़ी संख्या में पाला जाता है तथा उनको चारा और कुछ ऐसा खिलाया जाता है। चारे के साथ उन्हें मक्का, आटा और बहुत सारी ऐसी सामग्री भी खिलाई जाती है। हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदान के क्षेत्रों में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत सारी भेड़ों को एक साथ चराते हैं और इस प्रकार वो भेड़ों को पालते हैं तथा भेड़ों के जिसके ज़्यादा बाल होते हैं उन भेड़ों का प्रजनन करवाया जाता है और वह प्रजनन वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। इस प्रकार वो भेड़ों की ध्यान भी रखते हैं, सुरक्षा भी करते हैं और सर्दियों के समय भेड़ों को सूखा चारा ज़्यादा खिलाते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर वो पत्तियाँ और खिला सकते हैं लेकिन सर्दियों के अंदर उन्हें बाहर कम निकाला जाता है। अब इसी प्रकार जब भेड़ की ऊन हो जाए या फिर उसके जो बाल होते हैं वो हम ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो उन्हें निकालते हैं और निकाल कर उससे ऊन बनाते हैं। अब हमारे पास है ऊन बनाने के चरण कि हम ऊन को किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले है कि हम ऊन बनाने के चरणों को भागों में बांटते हैं। सबसे पहला चरण 1 है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। जो भेड़ होती है उसकी जो ऊपर की त्वचा होती है उसी के साथ उन बालों को उतार लिया जाता है और ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है और यही प्रक्रिया है जो ऊन की कटाई कहलाएगी। लेकिन ये नहीं होता है कि जब भेड़ से वो बाल उतारते हैं तो उसके जो शरीर के साथ उतारते हैं यानी उसकी त्वचा के साथ उतारते हैं तो उसे दर्द होता है, नहीं होता, क्योंकि उसकी जो वो त्वचा होती है वो मृत कोशिकाओं से बनी हुई होती है और धीरे धीरे वापस वहाँ बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं। और ये भेड़ों के बाल हैं जो जिस प्रकार नाई मशीन के द्वारा बालों को उतारता उसी प्रकार उनके बाल उतारे जाते हैं। फिर है दूसरा चरण जिसके अंदर क्या होता है देखते हैं।
त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जो त्वचा के सहित ही बाल उतारते हैं, अभी हमने पढ़ा पहले चरण के अंदर कि जो भेड़ होती है उसके शरीर के साथ बाल उतरते हैं। अब उन्हीं बालों को हम टंकियों के अंदर धोया जाता है, यानी जितने भी बाल होते हैं बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती है और उसके अंदर धोया जाता है, ताकि जिससे बालों की चिकनाई, धूल और निकल जाए। क्योंकि उन बालों के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, चिकनाई भी होती है, धूलकण या बहुत सारा मैलापन होता है, जो भी होता है वो उस धोने की वजह से निकल जाए। ये प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है और वो धोने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है? अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले तो बड़ी बड़ी टंकियों में मजदूरों के द्वारा करवाया जाता था, लेकिन आजकल मशीनों के द्वारा आसानी से कम समय के अंदर हो सकता है। फिर है चरण नंबर 3। अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है, यानी जब उनका अभिमार्जन सफाई की जाए उसके बाद छंटाई की जाती है। उन बालों को अलग अलग किया जाता है। रोमिल अथवा रेवेदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। रोएदार और जो भी बाल होते हैं उनको कारखानों में भेजते हैं और वहाँ गठन या जो ज़्यादा गांठें और बनी हुई होती है उनको अलग अलग करके छांटते हैं और अलग कर देते हैं। फिर चरण नंबर है 4। इसके बाद क्या होता है कि अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। अभी हमने ये पढ़ा कि तो वहाँ भेजते हैं कारखानों में और फिर उसके परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे व कोमल फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। जब अगले चरण के अंदर हम बालों को कलर करके या सुखाएंगे अभिमार्जन करके, तो उसमें से जो छोटे छोटे व कोमल फूले हुए रेशों हैं उसको छांटते हैं, जो बर कहलाते हैं। और वही क्या कहलाएंगे? बर। एकदम जो छोटे छोटे नॉर्मल और कोमल बाल होते हैं यही बर होते हैं जो कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। जब हम स्वेटर और पहनते हैं तो उस पर रोएं से होते हैं और वही रोएं बर कहलाते हैं, जो ऊन के छोटे छोटे और कोमल फूले हुए भाग हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पादी धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त होती है। हमने पढ़ा कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं एकदम कोमल सॉफ्ट वो बर होते हैं, उन्हें अलग कर लिया जाता है और अलग करने के बाद उन्हें वापस अभिमार्जन कर देते हैं और अभिमार्जन करके सुखाया जाता है। और उससे जो हमें धागा प्राप्त होता है या फिर जो धागे प्राप्त होते हैं उसे काटे जाने के लिए उपयुक्त होती है। काट कर या उन्हें उसे ऊन के रूप में बनाया जा सके। अगला चरण है 5वां। इस चरण के अंदर रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। जो रेशे होते हैं उनको विभिन्न रंगों के अंदर रंगाई की जाती है, क्योंकि हम नॉर्मल जो देखते हैं भेड़ और बकरी वो काली, भूरी या सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन हमें ऊन तो अलग अलग रंगों की प्राप्त होती है। वो इस कारण होता है क्योंकि ऊन पर रंग लगाए जाते हैं या रंगों से रंगा जाता है। यानी भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद रंग की होती है, जिसकी वजह से उसे रंगा जाता है। फिर अंतिम चरण है 6 कि अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। जो लास्ट वाला चरण है वो रीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रीलिंग चरण कौन सा है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। अब जो रेशे बने हैं उन्हें सीधा करके सुलझाएंगे और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है और उसी से क्या बनाएंगे? धागा। अब हमने जो 6 चरण पढ़े ऊन बनाने के लिए उसे एक शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले है कि ऊन की कटाई। हमने पढ़ा था कि भेड़ों से बालों, शरीर के साथ ही बालों की कटाई की जाती है, जिससे भेड़ों को दर्द और कुछ नहीं होता है। फिर कटाई होने के बाद अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब था कि उस ऊन में से चिकनाई, धूलकण और निकालना, यानी उसे साफ करना। अभिमार्जन के बाद छंटाई। छंटाई का मतलब था उसे अलग अलग करके कारखानों में भेजना, भाई जो ऊन में गठन है या जो भी है। फिर छंटाई के बाद थी बर की छंटाई। जो छोटे छोटे कोमल बाल होते हैं वो बर कहलाते हैं और उस बाद में उस बर की छंटाई की जाती है। छंटाई के बाद में रंगाई की जाती है। जो हमारे पास धागे प्राप्त होते हैं उसको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। फिर है रीलिंग। रीलिंग यानी उन्हें धागों को लपेट कर सीधा करके जो बनाया जाता है, लास्ट में वो ऊन प्राप्त हमें होती है और ऊन से स्वेटर और इत्यादि बनते हैं। अब है ऊन से व्यावसायिक संगठन। जैसे हमें ऊन के लिए बहुत सारे लोग हैं जो इससे जीविका उपार्जन करते हैं, यानी ऊन से अपना घर चलाते हैं या ऊन के द्वारा ही अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन कभी कभी ऊन से हमें एक व्यावसायिक संकट भी होता है। जैसे जब वो ऊन की छंटाई करते हैं तो उसमें एथ्रोकस जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो एक प्रकार के घातक रक्त रोग होता है और जिसकी वजह से सर्केडस रोग होता है और इस प्रकार वो कारीगर और मजदूर है उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यावसायिक संकट उत्पन्न हो जाता है।